स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आज का यह क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मौर्य उत्तरकाल। आज इसी के बारे में हम पूरा बेसिक से अध्ययन करेंगे कि क्या कहता है मौर्य उत्तरकाल। तो चलिए आज का यह क्लास हम शुरू करते हैं। शुंग वंश में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृहद की हत्या कर शुंग वंश की नींव डाली। शुंग काल को वैदिक प्रतिक्रिया पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। गार्गी साहित्य के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने यवन शासक डेमीट्रियस के साथ प्रथम युद्ध किया। अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपनी शासन के अंतिम दिनों में पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद इस वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना, जो कि पहले विदिशा का उपराजा था। शुंग वंश के 9वें शासक भद्र के शासनकाल में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर विदिशा विजयनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। कांडवे वंश 112 वर्ष शासन करने के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर 73 ईसा पूर्व उसके सेनापति वासुदेव ने करके कांडव वंश की नींव डाली। और पुराणों के अनुसार कांडवों ने 45 वर्ष तक शासन किया और इस वंश के केवल 4 राजा हुए। पहला वासुदेव, दूसरा है भूमिमित्र, तीसरा नारायण और चौथा है सुशर्मा। अब सातवाहन एवं आंध्र वंश। सातवाहन के संस्थापक सिंधु और सिपक ने अंतिम कांडवे नरेश सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की। शुंग, कांडवे एवं सातवाहन तीनों ही ये ब्राह्मण समुदाय से थे। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कृष्ण, यह सुमुख का भाई था कृष्ण, और इसने सातवाहन साम्राज्य को नासिक तक बढ़ाया तथा नासिक की गुफाओं का निर्माण किया। सातकर्णीय प्रथम, इसने अनूप प्रदेश, नर्मदा घाटी तथा विभुद्र बरार पर आधिपत्य स्थापित किया और इसने अपनी राजधानी अमरावती गंटूर आंध्र प्रदेश को बनाया। इसने सर्वप्रथम दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की तथा दक्षिण में राज्य बढ़ाया। हाल के सेनापति विजयानंद ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। फिर गौतमी पुत्र सातकर्णीय, यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था। फिर इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है और नासिक अभिलेख में से इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने
अखेद्यापदमदलस्की पामादलस्की उपाधि धारण की थी। खत्तीय दप्पमदलस्की उपाधि धारण की थी। मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक नहीं है, आप इसको अच्छे से हिज्जे कर जो आप पढ़ लेना। उसके बाद नासिक अभिलेख में इसे मुद्रोपति वाहन कहा गया है। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी यह गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। शक शासक रुद्रदमन के पुलिमावी को 2 बार हराया था, परंतु संबंधी होने के कारण बर्बाद नहीं किया। पुलिमावी ने दक्षिणी पथेश्वर की उपाधि धारण की थी और पुलमावी के समय समुद्र व्यापार एवं नौसैनिक शक्ति में पर्याप्त विकास हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णीय यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। इसके सिक्के पर नाव की चित्र अंकित है। मुद्रा मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रापरण थी। सोने के सिक्के ये स्वर्ण एवं पाद्य, चांदी के सिक्के कारसड़ पड़ एवं धारण, तांबे का सिक्का मासक काकड़ीय और अर्ध कागजी। फिर सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय किया एवं इसने दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की थी। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के सिक्कों पर 2 पतवार वाले जहाज का चित्र है। सातकर्णी के सिक्के पर नाव का चित्र है और सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल के गाथा सप्तशती की तथा गुणाल ने वृद्ध कथा नामक पुस्तकों की रचना की। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। सातवाहनों का समाज ये मात्र सत्तात्मक था। अब देखते हैं आगे कलिंग का चेदी वंश। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने की थी। खारवेल यह चेदी वंश का सबसे महान शासक था। इसके शासन एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी हाथी गुफा अभिलेख उदयगिरी से प्राप्त होती है। खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार खारवेल ने चेर एवं पांड्य शासकों को पराजित किया था। भारत में इंडो-ग्रीक राज्य। भारत पर मौर्योत्तर काल का प्रथम यूनानी आक्रमणकारी 183 ईसा पूर्व डेमेट्रियस प्रथम तथा जिसके सेनापति अपोलोडस एवं निंडार थे। डेमेट्रियस ने राजधानी सियालकोट सकाल में बनाई तथा भारतीय उपाधि धर्महित अजय और इंडोरम धारण की थी। इलाहाबाद के रेह नामक स्थान से मिंडार के अभिलेख मिलते हैं। मिंडार को एशिया का संरक्षक कहा गया है। यूक्रिटाइडस ने तक्षशिला में राजधानी बनाई थी और एंडियालक्रास के शासनकाल में हेलियोडोरस ने विदिशा में
गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। भारतीय सांस्कृतिक नाटकों में प्रयुक्त शब्द यवनिका पारदा यूनानी भाषा से लिखा गया है। सर्वप्रथम लेख उत्कलनीय सिक्का एवं स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय यूनानियों को है। मिंडार एवं नागसेन के बीच वार्तालाप का उल्लेख मिलिंदपाहो नामक ग्रंथ में वर्णित है। शाक्य सिथियान परसिपोलिस एवं नक्सिरुस्तम अभिलेख से शकों की जानकारी मिलती है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे एवं चारागाह की खोज में भारत आए और शाक्यों को कुल 5 शाखाएं थी। शाक्यों की कुल 5 शाखाएं थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिम भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन का प्रभुत्व स्थापित किया था। शाक्यों का सबसे प्राप्तीय शासक बुद्ध रुद्रदमन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईसा था। फिर गुजरात के बड़े भाग्य पर था और इसके काठियावाड़ की अर्थ सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जरोधर किया था। रुद्रदमन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में गिरनार अभिलेख जारी किया था। शाक्यों पर विजय के उपलब्ध में 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय शासक द्वारा एक नया संवत विक्रम संवत चलाया। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई और गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे विख्यात विक्रमादित्य था। पार्थियन या पहलव। पार्थियन मुख्यतः सिस्तान एवं आर्कोमिया के निवासी थे। पहलव वंश का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेस प्रथम था और भारत में पहला पार्थियन शासक माउस था। सबसे शक्तिशाली पहलव शासक गोंडोफार्निस 20 से 41 ईसा था, जिसका उल्लेख तख्तेबाही अभिलेख में किया गया है। और प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस उसी समय भारत आया था। जो प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक जो था सेंट थॉमस उसी समय भारत आया था। कोषाण वंश। कोषाण वंश का कोषाण मूलतः यूची जाति की एक शाखा थे, जिसका प्रभाव इस मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तक था। कुजुल काडफालसिस प्रथम 30 से 80 ईसा पूर्व कोषाण वंश का प्रथम शासक था, जिसके सिक्कों पर युवंग, महाराजाधिराज आदि उपाधि हैं। भारत में कोषाण राज्य का वास्तविक संस्थापक विम कंडाफासियस था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृति मिलती है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कंडाफासियस द्वारा ही चलाए गए थे और कनिष्क सर्वप्रथम 78 ईसा में शक्तिशाली कुषाण शासक था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर एवं पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी और कनिष्क ने एक संवत चलाया जो कि शक संवत 18 ईसा में ये शक संवत कहलाता है।
जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फिर बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क ने शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क का राज्य वेद यजुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। फिर महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। फिर वसुमित्र, फिर पासवर नागार्जुन कनिष्क की दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इसकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र सापेक्ष का सिद्धांत है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और भारत में सर्वप्रथम द्वैत शासन की विचित्र प्रथा की शुरुआत जो है कुषाणों द्वारा की गई थी। अब शुंग वंश ये अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, केरल पुत्र, पांड्य एवं सत्यपुत्र राज्यों का उल्लेख है। चोल वंश से प्राचीन चोल ये संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरियूर थी। करिकाल द्वारा राजधानी को कवेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया और 9वीं शताब्दी में विजयाल ने तंजौर को राज्य की राजधानी बनाया और चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है और चोल राज्य पेन्नार एवं कावेरी नदी के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। विजयाल ने 850 ईसा में चोल वंश की स्थापना की और इसकी राजधानी तंजौर थी और विजयाल ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और विशुंभसुदनी देवी का मंदिर बनवाया था। फिर आदित्य प्रथम 880 से 907 ईसा में शिव का उपासक था और इसने कोदांडराम की उपाधि धारण की थी। परांतक प्रथम 907 से 55 ईसा में ने पांड्य शासक राज्य सिंह द्वितीय को पराजित कर मंदुरे कोंड की उपाधि धारण की थी। फिर परांतक प्रथम तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट एवं पश्चिम गंग की सम्मिलित सेना से पराजित हुआ था और फिर राजा राज प्रथम ये 985 से 1014 ईसा पूर्व ने दक्षिण भारत में स्वायत्तशासी लोक प्रशासन स्थापित किया तथा भूमि में पैमाई एवं सर्वेक्षण कराया। राज प्रथम ने शैलेंद्र नरेश की विजयोत्तुंगवरी द्वारा निर्मित चूड़ामणि बौद्ध विहार को आर्थिक सहायता दी थी। फिर राजा राज प्रथम ये शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर, राजा स्थान और मंदिर विजयाल ने नातिमलाई चालीश्वर मंदिर, आदित्य प्रथम
आदित्य प्रथम कुंभकोंडम गंगेश्वर मंदिर, आदित्य प्रथम तिरुकुट्टले सुंदेश्वर मंदिर, परांतक प्रथम निवासनूर कोरंगनाथ मंदिर, राजराज प्रथम तंजौर राजराजेश्वर मंदिर, राजराज द्वितीय तनवेली रुवालीवरम मंदिर, कुलोत्तुंग द्वितीय ये त्रिभुवन महापरेश्वर मंदिर, कम्परेश्वर मंदिर। अब राजेंद्र प्रथम 1014 से 44 ईसा पूर्व ने कलिंग एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर गंगेकोट चोल की स्थापना की उपाधि धारण की थी। फिर राजेंद्र प्रथम ने विजय की स्मृति में कावेरी तट के निकट गंगेकोट चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण कराया तथा सिंचाई के लिए चोलगंगम नामक तालाब बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईसा में लंका नरेश महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण सेल राज्य पर अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने 2 बार अपना दूतमंडल चीन भेजा था। फिर राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। राजाधिराज प्रथम 1052 से 54 ईसा पूर्व को चालुक्य शासक सोमेश्वर ने कोम्पम के युद्ध में पराजित कर मार डाला था। राजेंद्र द्वितीय के समय 1055 ईसा पूर्व में चोल राज्य को अकाल पड़ा। चोल शासक धीराजेंद्र 1017 ईसा पूर्व में जन विद्रोह में मारा गया था। तुंगभद्र के तट पर विजय स्तंभ वीर राजेंद्र ने स्थापित कराया था। कुलोत्तुंग प्रथम 1017 से 1120 ईसा ने 1087 ईसा में लंका नरेश विजय बाहु की संधि को तथा अपनी पुत्री का विवाह सिहल राजकुमार से किया। कुलोत्तुंग प्रथम ने 1077 ईसा पूर्व से 72 सदस्यों वाले प्रतिनिधित्व मंडल को चीन भेजा था। व्यापारिक वस्तुओं से कर हटा लेने के कारण कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगमाविरत कहा गया था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबर मंदिर एवं ने स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उपयुक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसमें तिरुपति के मंदिर में पुनः प्रतिष्ठापित किया। राजा के व्यक्तिगत अंगरक्षकों को वेंडेकर कहा जाता था। पुरंदरम चोल शासक ने प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को एवं सेरुंदरामन निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को कहा जाता था। चोलों की राजधानी क्रमानुसार उरेयूर, तंजौर, कंगेकोडम, चोलमपुरम एवं कांची थी। चोल साम्राज्य 6 प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। राज्य मंडलम, प्रांत वालनाडु, जिला नाडु, कुरम, कोट्टम। द्वितीय पांड्य साम्राज्य में भूमि माप का उल्लेख थलोईपुरम की तालाब की प्लेटों में किया गया है।
सोमदेव ने कथा श्रित सागर नामक पुस्तक लिखी थी और विक्रमादेवी चरित्र के लेखक बिल्हाड़ थे। खजुराहो मंदिरों का निर्माण 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों ने शासन में हुआ था। चंदेल शासकों में हुआ था। अब चेर वंश। चेर राज्य केरल पांड्य देश के पश्चिम एवं उत्तर में समुद्र और पहाड़ों के बीच एक संकरी पट्टी में स्थित है। चेर वंश का प्रथम शासक उदयनी जेरल था। इसे लाल चेर भी कहा जाता था। चेर शासक उदयनी जेरल ने पत्नी एवं कंकड़ी पूजा को प्रारंभ किया था, जो चेर शासक पेरुजेलर और एम्पोराई विद्वानों का संरक्षक था। इसने कई यज्ञ संपन्न करवाए थे और इसी के काल में दक्षिण से गन्ने की खेती शुरू हुई थी। और अंतिम चेर शासक जो था वो मंदार जेरल एरमपुराई था, जिसे हाथी की आंख कहा जाता था। पांड्यवंश। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया था और पांड्य राज्य का प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य ये मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। फिर पांड्य शासक नेडियोन जानकारी पुत्रपत्तु में संकलित मंगुडी किलार तथा नक्रीर की कविताओं से मिलती है और इसने सागर पूजा की प्रथा आरंभ की थी। पांड्य शासक नेदुजेलियन के कुशल शासन की जानकारी जो है मंदुरेकांजी से मिलती है। नेदुलियन ने निर्दोष कोलवन को हर चुराने के अपराध में मृत्युदंड दिया, जिसकी सच्चाई का पता चलाने पर उसने खुद आत्महत्या कर ली। फिर संगमकालीन सामाजिक या धार्मिक एवं आर्थिक अवस्था। संगम साहित्य के अनुसार समाज 5 वर्गों में बांटा है। ब्राह्मण समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त अरसर शासक वर्ग और बेनीगर ये वर्णिक वर्ग, वल्लाल बड़े कृषक और विलार जो है मजदूर कृषक वर्ग। विलार वर्ग की मुखिया को विलिरी कहा जाता था। संगम काल में कड़ेसियर निम्न जाति के लोग थे, जो कि कृषि कार्य करते थे एवं पुलियन रस्सी बनाने वाली एक जाति थी। संगम काल में 10 प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि सती प्रथा का संगम काल में दास प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यद्यपि सती प्रथा का प्रचलन था। संगम काल में मुख्य स्थानीय देवता मुरुगान थे, जो कि आरंभिक मध्यकालीन के सुब्रह्मण्यम एवं कार्तिकी कहलाने लगे। तो इसका प्रतीक चिन्ह मुर्गा कुंकुट माना जाता है। संगमकालीन साहित्य ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में संकलित संगम साहित्य में पांड्य राज्यों का उल्लेख है। प्रथम संगम मदुरा एवं अगस्त्य मुनि की अध्यक्षता में हुई थी और द्वितीय संगम का आयोजन स्थल कापटलपुरम अल्वे में हुआ। यह संगम तोलकपियार एवं अगस्त मुनि की अध्यक्षता में
हुई थी। तृतीय संगम नकरील की अध्यक्षता में उत्तरी मंदार में आयोजित किया गया था और संगम साहित्य में उपलब्ध समस्त तमिल ग्रंथ की संगम से संबंधित है। तो दोस्तों कुछ इस तरह रहा पूरा ये मोर उत्तरकाल का बुक मटेरियल। ये काफ़ी अधिक लंबा क्लास बन चुका है मोर उत्तरकाल का। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। जो अगला क्लास अपना रहेगा वो रहेगा गुप्तकाल। तो गुप्तकाल की नए क्लास और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।